हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 28 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की। और पहला क्वेश्चन है आज का कि ये कौन सा गल्फ कंट्री है जो कि पहला ऐसा गल्फ कंट्री है जिसने मंकी पॉक्स के केस को अभी हाल ही में रजिस्टर कराया है। तो पहला ये गल्फ कंट्री है यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर पहला मंकी पॉक्स का एक केस देखने को मिला। एक ट्रैवलर वेस्ट अफ्रीकन रीजन से ट्रैवल कर रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात में, तब उसको चेक इन के दौरान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। मंकी पॉक्स के बारे में हम लोग पिछले कई टाइम से सुन रहे हैं और अभी तक दुनिया भर के 19 देशों ने इसको रजिस्टर कराया है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर के 19 देशों में मंकी पॉक्स के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और कतर की कैपिटल है दोहा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट जारी करी गई है। हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है। तो इसको एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और एजुकेशन मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है ये पूरी 22 भाषाओं में लॉन्च करी गई है जिनका हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताती है रिपोर्ट कि 2020 से 21 के सत्र में पूरे भारत में बच्चों की पढ़ाई कैसी रही। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ये रिपोर्ट क्या बोलती है। इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन करी है इस मूवमेंट के दौरान कोविड पैंडेमिक में, तो उनके लिए ये एजुकेशन फन की तरह थी। 45% स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनके लिए ये फन था। इसके अलावा 38% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल में कोई भी डिफरेंस ज़्यादातर नहीं दिखा है। नॉर्मल ही है, जैसा उन्हें स्कूल में फील आया वैसे ही उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन में भी फील आया। 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं बर्डन फील हुआ असाइनमेंट करने में ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान। 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर में डिजिटल डिवाइस नहीं थी, तो ये एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और इसके बाद 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहां पर लर्न बेटर इन स्कूल विद पीयर्स हेल्प। कहने का मतलब यह है 80% स्टूडेंट्स ने माना है कि वो इतनी जल्दी खुद को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ढाल नहीं पाए। स्कूल में टीचर्स से इंटरेक्ट होकर वो ज़्यादा बेहतर हेल्प ले पाते थे। और 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है लॉट ऑफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम मिला कि उन्होंने दूसरी नई चीज़ें भी सीखी हैं, वरना ऑफलाइन एजुकेशन में वो सिर्फ और सिर्फ अपने करिकुलम की तरफ रहते थे, एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं ले पाते थे। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एटलीस्ट कम से कम 48% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्कूल बाई फुट जाते हैं, मतलब कहने का पैदल चल के जाते हैं। और करीब 9% स्टूडेंट भारत में ऐसे हैं जो कि स्कूल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। बाकी बचे हुए को उनके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। 25% स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेरेंटल सपोर्ट की प्रॉब्लम है, मतलब घर से उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है एजुकेशन के लिए। कम से कम 44% स्कूल टीचर ऐसे हैं जिनके पास पर्टिकुलर स्पेस वर्क नहीं है। और 65% स्कूल टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास ओवरलोडेड वर्क है, मतलब उनकी क्षमता से ज़्यादा उनके ऊपर काम है। 58% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन डिस्कशंस अराउंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं, बट मैंने आपको मूल तथ्य बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस टाइम पर एजुकेशन मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है, सिविल एविएशन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, रेलवे मंत्रालय के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और टेक्सटाइल मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है, या आप बोल सकते हो एक प्रस्ताव को पास कर दिया है कि इस राज्य के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर अब गवर्नर ना होकर मुख्यमंत्री होंगे। तो ये है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया और जितना भी वहाँ का मंत्रिमंडल है उन सभी ने इस पर अप्रूवल लगा दिया है कि अब वहाँ पर
मुख्यमंत्री ही सभी यूनिवर्सिटीज़ की चांसलर होंगी, गवर्नर नहीं होंगे। आपको मैं बता दूं, पॉलिटी में ये मैं आपको पढ़ाता हूं, जब गवर्नर और स्टेट पढ़ाता हूं तो वहां पर ये मैं आपको बताता हूं कि हर राज्य के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका चांसलर राज्य का राज्यपाल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, अल्टीमेटली कह सकते हैं, देखिए है क्या ना कि यूनिवर्सिटीज़ शिक्षा के मामले में कार्यपालिका को अलग रखने का प्रावधान है। कार्यपालिका अगर शिक्षा के मामले में आगे आएगी तो उस केस में यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनल कुछ भी हो सकता है या फिर बायस्ड हो सकता है। इस वजह से, क्योंकि गवर्नर राज्य का पेरेंट होता है, एक अभिभावक की तरह कार्य करता है गवर्नर राज्य के लिए, तो हमारे संविधान के हिसाब से गवर्नर को ये पोस्ट दी गई है। सो अल्टीमेटली इसको यहाँ पर वोटिंग के आधार पर या बोल सकते हो वोट ऑफ अकाउंट के आधार पर बदलने की कोशिश करी गई है। ये कितना सही होगा और कितना गलत होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल ध्यान रखिए वेस्ट बंगाल में गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और हाँ, पॉलिटी से याद आया कि 1 तारीख से 1 जून से मैं पॉलिटी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको भी फुल फ्लैश में पॉलिटी पढ़नी हो, नहीं समझ आता है, तो आपके पास मौका है। 1 जून से प्लस में मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वरुण 777 कोड के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में 11 तारीख से करंट अफेयर का न्यू बैच आ रहा है। इस टाइम पर मेरे सारे बैचेस लगभग खत्म होने की कगार पे हैं, इस वजह से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट 1 जून से लगातार फिर से क्लासेस होंगी, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। ये कौन सा देश है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास किया है कि इस देश के अंदर अब सेक्स वर्क को प्रोफेशन के रूप में देखा जाएगा। तो ये है भारत। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक आदेश पास किया है और इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, साथ में उन्हें हर वो आम फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि भारत में आम नागरिक को मिलती है, और साथ में ऑल इक्वल फैसिलिटीज, डिग्निटी और रिस्पेक्टली उन्हें ट्रीट किया जाए। सो अल्टीमेटली काफ़ी टाइम के बाद ये फैसला आया है, क्योंकि ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल का नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी पुराना है, इस पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है। तो अल्टीमेटली ये फैसला जाकर अब फाइनली आया है सुप्रीम कोर्ट में। इस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस हैं NV रमन। कौन है? NV रमन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो NV रमन भारत के कौन से CJI हैं? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। मूडी ने अभी हाल ही में 2022 के लिए भारत का GDP ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? तो मूडीज ने 8.8% का प्रिडिक्शन दिया है। याद दिला दूं आपको, अभी हाल ही में मार्च के महीने में, मतलब 2 महीने पहले ही मूडीज ने 9.1 का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन भारत के बाजार में स्लो डाउन को देखते हुए इसको और घटा दिया है और 8.8 का प्रिडिक्शन अब दिया है मूडीज ने। मूडीज एक फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, न्यूयॉर्क, और इसके फाउंडर हैं जॉन मूडी। कौन है? जॉन मूडी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अभी हाल ही में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये है केरल में, और इसका उद्घाटन किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। वहाँ पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे। देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेचर्स को इनॉग्रेट करने का मेन मोटो क्या है? 2 दिन का ये सम्मेलन इनॉग्रेट यहाँ पर किया गया और इसका मेन मोटो ये है कि इस साल हम लोग अपनी आज़ादी के पूरे 75 साल मना रहे हैं, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए और विमेंस राइट को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे लेजिस्लेचर्स में, हर एक राज्य के लेजिस्लेचर के अंदर महिलाओं को भी प्रॉपरली जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है परम पोरुल। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूशन के कैंपस के अंदर किया गया? तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर किया गया। तिरुचिरापल्ली पड़ता है तमिलनाडु में, और NIT ने पहले इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था CDEC को, तो CDEC ने NIT को ये कंप्यूटर बनाकर दिया है। और इस सुपर कंप्यूटर की खास बात यह है, इसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप। क्या है? 838 टेराफ्लॉप। इस सुपर कंप्यूटर की मदद से हेल्थ सेक्टर में फ़ायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर, फाइनेंस सेक्टर और वेदर मतलब मौसम की जानकारी में भी फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट से किसने रिजाइन दे दिया है? तो आईओए के प्रेसिडेंट अभी तक थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया। अब इनके रिजाइन करने के पीछे का मोटो क्या है समझ लो। एक्चुअली है क्या कि इनकी जो पोस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इनकी जो पोस्ट है मेंबर के रूप में, वो लाइफ टाइम थी। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये लाइफ टाइम पोस्ट के प्रावधान को खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि ये लाइफ टाइम पोस्ट का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसे तो एक मोनोपॉली सी बन जाएगी। तो आने वाले टाइम में और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो लोग इलेक्टेड होके आए वो यहाँ पर सदस्य बने और प्रेसिडेंट बने। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब उसी वजह से नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट पोस्ट से। अगला क्वेश्चन है, ये पहली ऐसी हिंदी नॉवल कौन सी बन गई है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीत लिया है? तो आपको शायद याद हो, 3 से 4 महीने हो रहे हैं मैंने आपको बताया था ये जो पर्टिकुलर नॉवेल है इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसको उस टाइम पर नॉमिनेशन मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो उस टाइम पर यह नामित करी गई थी, लेकिन अब इस नॉवेल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत भी लिया है। तो इसी के साथ ये दुनिया की पहली ऐसी हिंदी नॉवेल हो गई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी। और इस नॉवेल की जो ऑथर हैं ये कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है कौन सी जगह पर? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान। और ड्रोन को लेकर लगातार कई सारे महोत्सव मनाए जा चुके हैं अभी तक, आगे आने वाले टाइम में इनको और मनाया जाएगा बढ़ चढ़ के। इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एनकरेज कर रहे हैं सभी को कि आप लोग ड्रोन्स का यूज़ सीखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ड्रोन्स एक तरीके से हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी बन के उभर रहा है। इसका यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्रोन उड़ाना आता है तो आपके लिए रोजगार के संसाधन भी हैं। आज की डेट में हर एक खेल इवेंट में ड्रोन का यूज़ किया जाता है। आप देखते हो मैरिज इवेंट में यूज़ किया जाता है, कोई भी पार्टी हो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूट्यूबर्स भी इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ड्रोन्स के आने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो पाई हैं और आने वाले टाइम में इससे रोजगार के संसाधन बहुत खुलेंगे। तो इस वजह से लगातार भारत सरकार ड्रोन्स को प्रमोट कर रही है। और प्रगति मैदान आपको पता है दिल्ली में वही जगह है जहाँ पर हर साल जनवरी के महीने में इंटरनेशनल बुक फेयर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में, हम सभी को पता है आसाम में फ्लड आया था ना, बाढ़ आई थी। तो आसाम में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ प्रभावित जो एरियाज हैं उन सभी के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित करी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 324 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से आसाम के जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी में सुधार किया जाएगा। और आसाम में इतना बड़ा ये फ्लड आया था कि करीब 3 लाख लोग पलायन कर गए। मतलब 3 लाख लोगों ने करीब करीब, वैसे तो ये आंकड़ा है 2,88,000 का, बट ऑलमोस्ट ये 3 लाख हो गया। तो करीब 3 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। इसके अलावा 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई इसमें। इस टाइम पे आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर डॉक्टर जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जो कि पहली बार डिजिटल सेंसस कंडक्ट करने जा रहा है 15 से लेकर 21 जून के बीच में? सेंसस का मतलब जनगणना। तो डिजिटल जनगणना आयोजित करेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश सरकार ने इसके लिए 64,000 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट किया हुआ है और 4500 अधिकारियों को अपॉइंट किया हुआ है। तो बांग्लादेश में अभी तक ऑफलाइन ही जनगणना होती थी, अब पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। आपको बता दूं 2020 में वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे जनसंख्या है करीब करीब 16.5 करोड़। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। और ये आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री बने हैं रेनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रेनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको अभी हाल ही में 4 साल की जेल हो गई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला और ये हरियाणा में एमएलए रह चुके हैं
1993 से लेकर 2006 तक। और आपको मैं बता दूं, 2010 में सीबीआई ने इंक्वायरी करके इनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करी थी। उस चार्जशीट में सीबीआई ने बताया था कि इनकी जो कुल संपत्ति है वो 6.09 करोड़ उस टाइम पर आंकी गई थी। करीब करीब आप बोल सकते हो 6 करोड़ की संपत्ति आंकी गई थी। लेकिन सीबीआई ने इस चार्जशीट में फाइल किया था कि इनकी जितने भी आय के स्रोत हैं उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा ये संपत्ति है। तो ये मामला बढ़ते बढ़ते और इसकी सुनवाई होते होते कल के दिन अभी वर्डिक आया है और दिल्ली हाई कोर्ट से इसका फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 साल की इनको सज़ा सुनाई है। अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कौन से दिन मनाया गया, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 23 मई को और इस बार की इसकी 2022 की थीम थी, ये है सेलिब्रेट। क्या है? सेलिब्रेट। और कछुआ बेसिकली हमारा दोस्त है, क्योंकि कछुआ जो है ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसकी वजह से खेती अच्छी हो पाती है। इस वजह से कछुओं को हमेशा बचाना चाहिए। कछुओं को अगर आप सेव करते हो तो आप अर्थ बचा रहे हो एक तरीके से। हर साल आप देखते हो टर्टल्स को बचाने वाले कई सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं या नेचुरलिस्ट हैं जिनको सम्मानित भी किया जाता है, वर्ल्ड में भी और भारत में भी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन विच डेट। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 25 मई को मनाया जाता है और 31 मई को रात में 12 बजे तक ये ऑफर है और इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो जो चल रहा है अनअकैडमी पर। वरुण 777 कोड आप लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट और इसके अलावा मई के जो बेस्ट ऑफर चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा जैसे ही रात में 12 बजेंगे, मतलब 1 जून लगेगा, अपने आप रिवाइज्ड प्राइस आपको दिखने लगेगा, फी बढ़ के आपको दिखने लगेगी उसमें। तो आप उससे पहले अवेल कर लीजिए। और 1 तारीख से मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। 11 तारीख से करंट अफेयर का भी बैच स्टार्ट हो रहा है और हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली 1 जून और 11 जून दोनों तारीख को टोटल 3 बैचेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।